यूपीएससी 2026 की तैयारी। ये सफर ना किसी बड़े पहाड़ पर चढ़ने जैसा लग सकता है। हर तरफ सवाल, हर तरफ उलझन, पर घबराने की कोई बात नहीं है। इस पूरी चर्चा में हम पहले ही अटेम्प्ट में सफल होने का एक बिल्कुल सीधा और साफ रोड मैप बनाने वाले हैं। ये सवाल तो हर नए एस्पिरेंट के मन में आता है ना, कि भाई इतनी सारी जानकारी है, इतने सारे सोर्सेज हैं, आखिर पहला कदम रखें तो रखें कहाँ। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और एक स्ट्रक्चर्ड प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्लान क्या है? देखिए, हम 5 जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, फिर तैयारी के लिए कौन कौन से हथियार यानी किताबें और रिसोर्सेज चाहिए वो देखेंगे। इसके बाद आएगा सबसे बड़ा फैसला, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुनें। फिर हम पूरे 12 महीने के एक एक्शन प्लान को समझेंगे और आखिर में वो कोर प्रिंसिपल्स जो टॉपर्स को बाकियों से अलग करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी लड़ाई में उतरने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि हम उस लड़ाई के काबिल हैं भी या नहीं। तो हमारा सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम यही है, यूपीएससी परीक्षा के लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें एक बार अच्छे से जांच लेना। तो स्क्रीन पर एक नज़र डालते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए उम्र है 21 से 32 साल और इसमें मिलते हैं 6 अटेम्प्ट्स। ओबीसी के लिए उम्र की ऊपरी सीमा 35 साल है और 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये 37 साल तक है और अटेम्प्ट्स पर कोई लिमिट नहीं, जब तक एज लिमिट है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। उम्र की गिनती 1 जुलाई से होती है, 1 जनवरी से नहीं। इस बात का खास ध्यान रखना है। कई बार ना एस्पिरेंट्स इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से मुश्किल में पड़ जाते हैं, जैसे उम्र की कैलकुलेशन गलत कर लेना या ये सोचना कि सिर्फ फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। याद रखिए, अगर प्रीलिम्स के एक भी पेपर में बैठ गए तो वो एक अटेम्प्ट गिना जाएगा। और हाँ, अपनी डिग्री और कैटेगरी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जरूर चेक कर लें। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। एलिजिबिलिटी पक्की हो गई तो अब वक्त है उन हथियारों को इकट्ठा करने का जो इस जंग में काम आने वाले हैं। मेरा मतलब है सही किताबें और रिसोर्सेज। रोज अखबार पढ़ना ये ना बहुतों के लिए एक डरावना काम होता है, पर असल में ऐसा है नहीं। इसे सिंपल बनाते हैं। पहला स्टेप, यूपीएससी सिलेबस को अच्छे से समझें ताकि पता हो कि अखबार में से क्या पढ़ना है। दूसरा, सिर्फ जरूरी सेक्शंस पर फोकस करें, जैसे फ्रंट पेज और एडिटोरियल्स। 30 से 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। और हाँ, पूरे आर्टिकल के नोट्स नहीं बनाने, बस कोट्स, डेटा और केस स्टडीज जैसी काम की चीजें निकालनी है। ये बात बिल्कुल 100% की है। अखबार सिर्फ करंट अफेयर्स का सोर्स नहीं है, ये तो जनरल स्टडीज़ की जान है। ये आपकी सोच को डेवलप करता है, एनालिसिस करना सिखाता है और जीएस के हर पेपर के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करता है। अच्छा, अब आते हैं किताबों पर। देखिए, एक सिंपल सा नियम है, बहुत सारी किताबें पढ़ने से कहीं बेहतर है कुछ स्टैंडर्ड किताबों को बार बार पढ़ना। ये वो किताबें हैं जिनकी सलाह लगभग हर टॉपर देता है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और इन सब का बेस क्या है? वो हैं क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज। इन्हें तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अब हम आते हैं तैयारी के उस फैसले पर जो सच में रैंक बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट, पूरे 500 मार्क्स। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक चॉइस है जिसे बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लेना पड़ता है। तो सही ऑप्शनल कैसे चुनें? सबसे पहले तो अपनी रुचि देखिए, क्या उस सब्जेक्ट को लंबे समय तक पढ़ने का मन करेगा। दूसरा, देखिए कि जीएस सिलेबस के साथ उसका कितना ओवरलैप है, इससे मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी। तीसरा, ये जानना जरूरी है कि उस सब्जेक्ट के लिए किताबें और गाइडेंस आसानी से मिलती हैं या नहीं। और आखिर में हाँ, स्कोरिंग पोटेंशियल भी देखिए, लेकिन सिर्फ उसी के पीछे मत भागिए। अगर अब भी कंफ्यूजन है तो ये 5 सब्जेक्ट शुरुआती लोगों के लिए सबसे पॉपुलर चॉइसेस में से हैं। सोशोलॉजी का सिलेबस छोटा है, ज्योग्राफी उन लोगों के लिए अच्छी है जो मैप्स और डायग्राम से सीखते हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो सीधे सीधे एक सिविल सर्वेंट के काम से जुड़ा हुआ है। ये ऑप्शंस आपको अपनी चॉइस को नैरो डाउन करने में मदद कर सकते हैं। चलिए अब हमारी पूरी स्ट्रैटेजी के दिल पर आते हैं, द 12 मंथ बैटल प्लान। ये एक सिस्टमैटिक टाइमलाइन है जो तैयारी को बिल्कुल सही दिशा में रखेगी। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। ये पूरे साल को ना छोटे छोटे मैनेजेबल फेजेस में बांट देती है। मई जून में एनसीईआरटी से फाउंडेशन बनेगा। जुलाई से अक्टूबर तक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। नवंबर से जनवरी ये टाइम है रिवीजन और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। और फरवरी से अप्रैल सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट्स और दूसरे रिवीजन के लिए। इस तरह मई तक एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हुआ जा सकता है।
सिर्फ एक अच्छा स्टडी प्लान बना लेना ही काफ़ी नहीं है। अब हम उन प्रिंसिपल्स पर बात करेंगे जो माइंडसेट को शेप करते हैं और जो असल में टॉपर्स की सफलता के पीछे का राज है। और ये देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प नियम है 7-20-30 का रिवीजन रूल। इसका मतलब सीधा सा है, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के 7 दिन के अंदर, फिर 20 दिन के अंदर और आखिर में 30 दिन के अंदर ज़रूर दोहराना है। ये साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है किसी भी जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने का। ये स्लाइड तो बिल्कुल दिल की बात कहती है। देखिए, तैयारी को लेकर ना बहुत सारे मिथ्स हैं। पहला मिथ कि 10 अलग अलग किताबें एक बार पढ़ लो। जी नहीं, असलियत यह है कि एक स्टैंडर्ड किताब को 10 बार पढ़ना कहीं ज़्यादा फायदेमंद है। दूसरा मिथ, मॉक टेस्ट में स्कोर को लेकर परेशान होना। अरे नहीं, मॉक टेस्ट तो समझिए वो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, ये पता लगाने के लिए कि कमजोरी कहाँ है। तो असलियत क्या है? रिवीजन, रिवीजन और बस रिवीजन, यही है सफलता की असली कुंजी। तो प्लान और स्ट्रैटेजी अब हमारे सामने है। ये रोड मैप मंजिल तक ले जाने के लिए बिल्कुल काफ़ी है। लेकिन अब सवाल प्लानिंग का नहीं, एग्जीक्यूशन का है। सवाल ये है कि इस रास्ते पर चलने के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए, क्या वो तैयार है?